मिर्जा नेकबख्त ने मुशीर अली के मशवरे से एक लाइन ऑफ एक्शन तय कर लिया था। उसके मुताबिक एक बूढ़ा और जवान शख्स अनिला बानो के घर गए। वहाँ उसके भाई से तन्हाई में राजदारी से कहा, मैं मिर्जा नेकबख्त की कोठी का बूढ़ा चौकीदार हूँ और ये मेरा जवान बेटा है। वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड है। एक बार तुम और दूसरी बार तुम्हारे वालिदैन उस कोठी के गेट पर आ चुके हैं। मैंने तुम्हें देखा है। उस वक्त मेरा ज़मीर सोया हुआ था। मैंने तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हारी बेटी उस कोठी में छुपी रहती है। ये कहकर बूढ़ा रोने लगा। जवान ने कहा, मुझे और बाबा को कुदरत की तरफ से सजा मिल चुकी है। मेरी जवान बहन को किसी दुश्मन ने गोली मार दी है और गोली मारने से पहले उसके साथ गैर इंसानी सलूक किया गया है। वो जवान रोने लगा। बूढ़े ने कहा, हम तुम्हारी बहन के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। तुम हौसला करो, हम तुम्हारा साथ देंगे और तुम्हारी बहन बानो को लेकर किसी वकील के जरिए अदालत में जाएंगे। अनिला के भाई ने कहा, मुझे अफसोस है कि तुम दोनों की बेटी और बहन के साथ ज्यादती हुई। कुदरत के खेल अजीब हैं। इस तरह तुम्हारे ज़मीर बेदार हो गए हैं। मेरे हौसले की बात न करो। मैं अपनी बहन को वापस लाने के लिए दुश्मनों के सर कुचल सकता हूँ। बूढ़ा बोला, तो फिर अभी हमारे साथ चलो। वो 1 घंटे के बाद एयरपोर्ट आएगी। मिर्जा नेकबख्त का एक सिक्योरिटी गार्ड उसे इस्लामाबाद ले जा रहा है। उन्होंने अनिला के भाई को एक रिवॉल्वर दिया। फिर वो तीनों एक टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ जाने लगे। अमीर हमजा ने अनिला को रुखसत करते वक्त एक मोबाइल फोन दिया था और कहा था कि तुम्हारे साथ कोई गड़बड़ हो या खतरा महसूस करो तो फौरन फोन पर राब्ता करना। मेरे जांबाज तुम्हारी सलामती के लिए पहुंच जाएंगे। उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे कोठी के बाहर लाया गया और एक कार में बिठा दिया गया। वो कार तकरीबन 1 घंटे तक चलती रही। हालांकि उस कोठी से गिजरी का बस स्टॉप बहुत करीब था, लेकिन वो कार यूं ही 1 घंटे तक चलती रही। फिर उसकी आंखों से पट्टी हटा दी गई। कार के ड्राइवर ने एक टैक्सी वाले से एयरपोर्ट जाने का किराया तय करके उसे दुगनी रकम दी। उसे कहा कि ये बीबी जी यहाँ थोड़ी देर किसी का इंतजार करेंगी, इसलिए तुम्हें दुगना किराया दिया जा रहा है। वो टैक्सी की पिछली सीट पर आकर बैठ गई। अमीर हमजा का ड्राइवर कार लेकर चला गया। 20 मिनट के बाद मिर्जा नेकबख्त का एक सिक्योरिटी गार्ड एक कार में आया। अनिला ने टैक्सी वाले से कहा, तुम किराया रखो, मैं उस कार में जा रही हूँ। वो नेकबख्त के उस सिक्योरिटी अफसर को पहचानती थी। पिछली सीट पर आकर बैठ गई। मिर्जा नेकबख्त ने अपनी दाश्ता से शादी न करने और उसे रास्ते से हटाने के लिए खूब चक्कर चलाया था। जब वो कार मेन रोड और जिनाह टर्मिनल के दरमियान रास्ते पर पहुंची तो एक दूसरी कार ने उसका रास्ता रोक दिया। अनिला बानो ने खतरा महसूस करते हुए विंड स्क्रीन के पार देखा। उसे अपना बड़ा भाई एक बूढ़े और जवान के साथ नजर आया। जवान के हाथ में एक टीटी और भाई के हाथ में एक रिवॉल्वर था। अनिला बानो ने फौरन ही मोबाइल ऑन करके नंबर डायल किए। इतने में वो करीब पहुंच गए थे। उसका भाई गरज कर नेकबख्त के गार्ड से कह रहा था, कुत्ते, तू मेरी बहन को यहाँ से नहीं ले जा सकेगा। इससे पहले कि गार्ड अपना हथियार इस्तेमाल करता, उस जवान ने टीटी से फायर करके उसे जख्मी कर दिया। अनिला बानो फोन पर कह रही थी, मेरे भाई मुझे लेने आए हैं, प्लीज जल्दी आए, मैं अपने घर नहीं जाना चाहती, आप भाई को रोकें। भाई ने खिड़की के अंदर हाथ डालकर उससे मोबाइल छीन कर कहा, जलील कमीनी, अपने यार को बुला रही है। मेरी गैरत का, माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं है। घर चल कर तुझसे निमट लूंगा। वो मोबाइल एक तरफ फेंक कर दरवाजा खोल कर बहन के पास आकर बैठ गया। उस जवान ने जख्मी गार्ड को कार से खींचकर बाहर जमीन पर लिटा दिया। बूढ़े के साथ अगली सीट पर बैठ गया। फिर कार स्टार्ट करके उसे तेज रफ्तारी से भगाने लगा। अनिला ने कहा, भाईजान, आप मुझे घर न ले जाएं। मैं मिर्जा नेकबख्त से अपने जायज हुकूक हासिल करके खुद आप लोगों के पास आऊंगी। भाई बोला, बकवास मत करो, वो खुद गरज तुम्हें जायज हुकूक नहीं देगा। हम कानूनी कार्रवाई करके तुम्हारे हुकूक तुम्हें दिलवाएंगे। वो बहन भाई पिछली सीट पर बैठे बहस कर रहे थे। भाई ने गुस्सा दिखाने और बहस करने के दौरान में ख्याल नहीं किया कि वो कार कहाँ जा रही है। काफी वक्त गुजरने के बाद वो चौंक गया। कार एक वीरान इलाके में रुक गई। उसने खिड़की के बाहर देखते हुए पूछा, ये हम कहाँ आ गए हैं? शायद ये खोखरा पार का वीरान इलाका है। जवान ने अगली सीट से घूमकर मुस्कुराते हुए उस गैरतमंद भाई को देखा। फिर कुछ कहे सुने बगैर टीटी से फायर किया। एक ही गोली काफी थी। वो सीने में पेवस्त हो गई। अनिला चीखें मारते हुए भाई से लिपट गई। बहन की आगोश में भाई का जिस्म सर्द पड़ चुका था। उस जवान ने टीटी की नाल अनिला की कनपटी पर रख कर कहा, तुम्हारी सूरत इस तरह बिगाड़ दी जाएगी कि तुम्हें तहफ्फुज देने वाला अमीर हमजा भी तुम्हें नहीं पहचान सकेगा। इस उलझन में रहेगा कि तुम जिंदा हो या मर चुकी हो। बूढ़े ने भी अपने लिबास से एक टीटी निकाली। हथियार निकल आए तो फिर कोई जिंदगी की जमानत नहीं दे सकता। अचानक तड़ातड़ की आवाजों के साथ 2 हथियारों से गोलियां चली। फिर खामोशी छा गई। दूसरे दिन अखबारात में ये खबर शाया हुई कि खोखरा पार के एक नाले से एक नौजवान औरत की लाश मिली है। उसका चेहरा बिगड़ा हुआ है, लेकिन बूढ़े माँ बाप ने लिबास से और उसके सफरी बैग से मिलने वाली चीजों से तस्दीक की है कि उनकी बेटी अनिला बानो है। लेकिन जैसा कि होता है, तस्दीक करने के बावजूद माँ बाप का दिल नहीं मान रहा था कि बेटी मर चुकी है। उन बूढ़ों को दोहरा सदमा था।
उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनका जवान बेटा 24 घंटों से लापता है। वो मिर्जा नेकबख्त को इल्जाम दे रहे थे कि उसने उनकी बेटी को कत्ल करवाया है और उनके बेटे को अगवा किया है। अमीर हमजा ने फोन के जरिए नेकबख्त से कहा, मैंने अनिला बानो को एक मोबाइल फोन दिया था। उसने मौत से पहले इत्तला दी थी कि उसका भाई 2 बदमाशों के साथ उसे रोकने के लिए पहुंच गया है। वो पूरी बात न कह सकी क्योंकि उसके भाई ने फोन छीन लिया। मिर्जा नेकबख्त ने कहा, मैं खुदा से दुआ मांग रहा था कि आप मुझसे राब्ता करें और मैं अपनी सफाई पेश करूं कि बानो की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं हूं। खुदा का शुक्र है कि आपने फोन के जरिए बानो की बातें सुनकर हकीकत मालूम कर ली। उसका भाई बहुत जुनूनी किस्म का आदमी था। उसने बहन को गोली मारकर उसका चेहरा बिगाड़ कर ऐसी हरकत की है जिसके नतीजे में मुझ पर शुबा किया जा रहा है। अमीर हमजा ने कहा, शुबा करने से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसका भाई कत्ल करके फरार हो गया है। वो जब भी गिरफ्तार होगा हकीकत सामने आ जाएगी। नेकबख्त बोला, हकीकत जब भी सामने आएगी मैं आपकी गलत फहमी दूर करूंगा। मुझे तो ये इत्मीनान हो गया है कि आप हकीकत जान लेने के बाद मुझे बेगुनाह समझ रहे हैं और आप आइंदा भी मुझ पर एतमाद करते रहेंगे। अमीर हमजा बोला, अनिला के साथ जो हुआ उसका मुझे अफसोस है। वैसे मैं मुआहिदे के सिलसिले में तुमसे ताउन करूंगा। मिर्जा नेकबख्त ने उसका शुक्रिया अदा किया। अमीर हमजा ने फोन बंद कर दिया। नेकबख्त और मुशीर अली टेलीफोन के लाउड स्पीकर से अमीर हमजा की बातें सुन रहे थे। नेकबख्त ने इत्मीनान का सांस लेकर रिसीवर रखा, फिर कहा, खुदा का शुक्र है अमीर हमजा का एतमाद मुझ पर पुख्ता हो गया है। अब तो उसका बाप भी मुझ पर कभी शुबा नहीं करेगा। मुशीर बोला, जनाब हम अपनी प्लानिंग में कामयाब हैं, लेकिन एक बात खटक रही है। वो बूढ़ा चौकीदार जो एक किराए के कातिल को अपना बेटा और हमारा सिक्योरिटी गार्ड बनाकर ले गया था, वो बूढ़ा कहाँ है? नेकबख्त बोला, हाँ वो किराए का कातिल भी मुआवजा लेने नहीं आया। मुशीर बोला, आपने बूढ़े को 25,000 दिए थे कि वो इतनी ही रकम में उस कातिल को टाल दे। हो सकता है वो 25,000 पर ही राजी होकर चला गया हो। नेकबख्त बोला, लेकिन उस बूढ़े को तो वापस आना चाहिए था। एक मुलाजिम को बुलाकर हुक्म दिया कि वो भी बूढ़े चौकीदार के घर जाकर उसे बुलाकर लाए। मुलाजिम हुक्म की तामील के लिए गया। फिर 1 घंटे के बाद आकर बोला वो घर पर नहीं है, उसके घर वाले परेशान हैं, वो कल से नहीं आया है। नेकबख्त और अहमद अली ने एक दूसरे को सोचती नजरों से देखा। अहमद अली ने कहा, अब तो ये यकीन करना होगा कि सिर्फ वो बूढ़ा ही नहीं, वो उजरती कातिल भी गायब है। नेकबख्त बोला, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अनिला बानो का भाई उन दोनों पर गालिब आ गया हो, उन दोनों को कत्ल करने के बाद बहन को भी मार डाला हो? मुशीर बोला, हम इन बहन भाइयों को खत्म करना चाहते थे, लेकिन उसके भाई ने हमारे आदमियों को मार डाला है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अनिला की लाश की तरह उन दोनों की लाशें क्यों नहीं पाई गईं? नेकबख्त बोला, मामला कुछ गड़बड़ है, कुछ होना था और हो कुछ गया है। ये बात पूरी तरह समझ में नहीं आ रही। बात उनकी समझ में नहीं आ सकती थी। अनिला बानो का भाई मारा गया था, किराए के कातिल ने उसे गोली मार दी थी। उसके बाद बूढ़े ने भी अपने लिबास से एक टीटी निकाल ली थी। दोनों के पास 2 टीटी थीं और 2 गोलियां चलाई गई थीं, लेकिन एक अनिला बानो को हलाक करने के लिए 2 गोलियां चलाने की जरूरत नहीं थी। वो 2 गोलियां कार के बाहर से 2 जांबाजों ने चलाई थी। वो बूढ़ा और उजरती कातिल जहन्नम रसीद कर दिए गए थे। तीसरे दिन अनिला बानो लंदन जाने वाली फ्लाइट में सफर कर रही थी। अमीर हमजा ने उससे कहा था, तुम लंदन पहुंचो, उसके बाद नेकबख्त के 14 तबक रोशन किए जाएंगे। मेरा नाम फरमान अली ताबा था, अब फरमान दादा है। मैं जवान हूँ, किसी का दादा नहीं हो सकता। जराइम की दुनिया में शेर पर सवा शेर बनकर रहने वाले को दादा कहते हैं, यानी मैं मुजरिमों के बाप का बाप हूँ। ताकत के जरिए हुकूमत करने वालों की दुनिया में ये मेरी तारीफ है कि मैं ताकतवर मुजरिमों पर हमेशा गालिब आता हूँ, इसलिए वो मजबूर होकर मुझे फरमान दादा कहते हैं। मैंने अपने दादा से सुना था कि गुजरावाला में मेरे वालिद इरफान अली की बहुत बड़ी फाउंड्री थी। उस लोहे के कारखाने पर मेरी सौतेली माँ और उसके करीबी रिश्तेदारों ने कब्जा जमा लिया। मैं उन दिनों 3 बरस का था। मेरे वालिद का एक हादसे में इंतकाल हो गया। मैंने 5 बरस की उम्र में दादा जान से एक बार सुना था कि हादसा हुआ नहीं था, हादसा करवाया गया था। वो मुझे लाहौर ले आए थे। वहाँ उन्होंने घोड़ों की नाल तैयार करने, चाकू छुरी और ताले वगैरह बनाने की दुकान कर ली। मुझे भी लोहा गर्म करने, उस पर हथौड़े मार कर ग्राहकों की जरूरत के मुताबिक उस लोहे को मोड़ने और तोड़ने वाला लोहार बना दिया गया। वो मुझसे कहते थे, मैं पुराने जमाने का लोहार हूँ। मैंने आग और फौलाद से खेलते खेलते तुम्हारे बाप को एक मॉडर्न कारखाने का मालिक बना दिया है। तुम भी तालीम हासिल करो और फारिग औकात में बाप दादा की रिवायात के मुताबिक लोहार बनते रहो। मैं अपने बाप के फौलाद के कारखाने का मालिक नहीं रहा था, लेकिन अपनी जात में एक फौलाद बन गया था। मेरे हाथ पांव, मेरा जिस्म और मेरा कलेजा फौलाद का हो गया था। मैं जिस शहजोर की गर्दन दबोच लेता, फिर वो गर्दन छुड़ा नहीं सकता था। मेरे शिकंजे से गर्दन का छूटना दुश्वार था, टूटना आसान था।
میں نے 10वीं जमात तक तालीम हासिल की। उस वक्त दादा जान का इंतकाल हो गया। मैं इतनी बड़ी दुनिया में तन्हा रह गया। उन्होंने अपनी वफात से पहले मुझे समझाया था कि मैं कभी अपनी सौतेली माँ से अपना हक मांगने न जाऊं। मेरी सौतेली माँ और उसके रिश्तेदार खतरनाक हैं। मुझे अपनी मेहनत से एक बड़े कारखाने का मालिक बनना चाहिए। लेकिन मेरे दौर में मेरे बाप दादा वाला पाकिस्तान नहीं रहा था। अब ये रिवायत चल पड़ी थी कि मेहनत मजदूरी से दौलत हासिल नहीं होती, बल्कि करप्शन के जरिए चोर दरवाजों से हासिल होती है। एक बार मेरे पास एक शख्स लोहे के चंद डिजाइन लेकर आया। उसने कहा, अगर तुम इन नक्शों के मुताबिक सांचे तैयार करोगे तो मैं तुम्हारी तवक्को से ज्यादा मुआवजा दूंगा। मैंने वो सांचे तैयार किए, फिर उन सांचों के जरिए वो तमाम मतलूबा आलात तैयार किए। मुझे अंदाजा था कि वो ऐसे आलात क्यों तैयार करवा रहा है। उस शख्स ने जब उन आलात को एक दूसरे से जोड़ना शुरू किया तो मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। वो बज़ाहिर एक वॉकिंग स्टिक थी, किसी लंगड़े के लिए जमीन पर टेक कर चलने वाली लोहे की छड़ी थी, लेकिन दरअसल एक राइफल थी। उस छड़ी को एक हाथ की गिरफ्त में लेकर चलने के लिए जो आलात लगाए गए थे, वहीं से बुलेट्स की लोडिंग और फायरिंग होती थी। वो खुश होकर बोला, मैंने सुना था तुम अच्छे कारीगर हो, वाकई तुमने कमाल की चीज बनाई है। मैं तुम्हें 5,000 रुपए इनाम दूंगा। मैंने कहा, 5 नहीं 50,000 रुपए। उसने मुझे चौंक कर देखा। 50,000? तुम्हारा दिमाग चल गया है। मैंने कहा, मेरा दिमाग चलता है तभी ऐसी नायाब चीजें तैयार कर लेता हूँ। मेरे पास तमाम सांचे बने हुए हैं, मैं ऐसी कई वॉकिंग स्टिक गन्ने तैयार कर लूंगा। वो बोला, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा और ये तमाम सांचे ले जाऊंगा। मैंने कहा, मैं ऐसे सांचे दोबारा तैयार कर सकता हूँ। 50,000 इस गन के और 50,000 इन सांचों के, इसके आगे दूसरी बात नहीं। जाओ 1,00,000 रुपए ले आओ और सामान ले जाओ। वो गुर्रा कर बोला, मिस्टर लोहार, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। मैं तुम्हें दूसरी दुनिया में पहुंचाकर ये सब कुछ मुफ्त में ले जा सकता हूँ। मैंने कहा, तुमने वो कहावत सुनी होगी, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद उस गड्ढे में गिरता है। तुमने ये गन दूसरों की हलाकत के लिए बनवाई, मगर खुद इस गन से हलाक हो सकते हो। उसने हिकारत से मुझे देखा, फिर दुकान से बाहर चला गया। गली के सिरे पर मेन रोड के फुटपाथ के पास उसकी कार खड़ी हुई थी। उसने वहां पहुंचकर मेरी दुकान की तरफ देखा, फिर कार में बैठकर चला गया। उसके जाते ही मैंने वॉकिंग स्टिक, गन और तमाम सांचों को उठाकर थैले में डाला। दुकान बंद करके वहां से अपने घर की तरफ जाते हुए एक दोस्त की दुकान पर रुक गया। उससे कहा, मेरा ये थैला अपनी दुकान में रख लो, मैं बाद में आकर ले लूंगा। मैं वो थैला वहां छोड़कर घर आया, गुस्ल किया, कपड़े तब्दील करके दोपहर के खाने के लिए एक होटल में आ गया। अगरचे मैंने 10 जमातें पास करने के बाद बाकायदा तालीम जारी नहीं रखी थी, लेकिन मैं अंग्रेजी बोलचाल की क्लास जरूर अटेंड करता था। जराइम के मौजूआत से मुझे दिलचस्पी थी। रोजाना अखबारात पढ़ता था और सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स के हथकंडों को समझता रहता था। ये बात मेरे दिमाग में नक्श हो गई थी कि मैंने हाथ में सिर्फ हथौड़ा पकड़ा तो तमाम उम्र लोहार ही रहूंगा। इन सियासतदानों की तरह बे इंतहा अमीर कबीर नहीं बन सकूंगा। मुझे किसी सियासी पार्टी से दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मैं हर लीडर के करीब रहकर ये तासुर देता था कि मैं उसकी पार्टी का वफादार हूँ। चूंकि मैंने कभी किसी पार्टी के लिए कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया था, इसलिए मेरी हैसियत एक कारकुन की थी। मैं ये नहीं जानता था कि काशिफ अकबर अपने एक दहशतगर्द के जरिए वो वॉकिंग स्टिक गन तैयार करवा रहा था। जब मैं खाने के बाद दुकान खोलने पहुंचा तो आसपास के दुकानदारों ने बताया कि पुलिस वाले एक बड़ी सी गाड़ी में आए थे, शायद दोबारा आएंगे। वो दोबारा 4 बजे आए। उनके साथ मेरा वही गाहक था जिसने मुझसे वो गन बनवाई थी। उसने दुकान के अंदर आकर कहा, वो सामान निकालो या फिर हवालात में डंडे खाने चलो। मैंने थानेदार को देखा, फिर उस शख्स से कहा, किस सामान की बात कर रहे हो? अगर मेरी दुकान में तुम्हारी कोई चीज है तो इसे ले जाओ। वो तमाम दुकान का सामान इधर उधर फेंक कर अपनी मतलूबा चीजें तलाश करने लगा। फिर बोला, इंस्पेक्टर, इसे थाने ले चलो। इंस्पेक्टर के हुक्म से एक मातहत ने मेरी कलाई में हथकड़ी पहनाई। मैंने पूछा, मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है? मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया गया। 2 सिपाहियों ने मुझे धक्का देकर कहा, ओए चल, ज्यादा बकवास न कर। मैंने झुंझुला कर कहा, ये क्या हरकत है? मेरे साथ मुजरिमों जैसा सुलूक क्यों किया जा रहा है? इंस्पेक्टर ने कहा, इस कुत्ते को उठाकर गाड़ी के अंदर फेंको। मैंने इंस्पेक्टर से कहा, माइंड योर लैंग्वेज, मैं गाली बर्दाश्त नहीं करता। मेरी बात सुनकर उसने माँ की गाली दी। मेरे अंदर जैसे आतिश फिशां फट पड़ा। मैंने गरजते हुए हथकड़ी वाला हाथ उसके मुंह पर मारा। उसके हलक से चीख निकल गई। एक ही हाथ पड़ने पर उसका चेहरा लहूलुहान हो गया था। कई सिपाहियों ने मुझे पकड़ना चाहा। मैं धक्के देकर उन्हें दूर फेंकता हुआ इंस्पेक्टर
इंस्पेक्टर की गर्दन दबोच कर बोला, बोल, मेरी माँ तेरी माँ है, तूने मेरी माँ को नहीं अपनी माँ को गाली दी है। उसने होल्स्टर से रिवॉल्वर निकालना चाहा। मैंने दूसरे हाथ से उसकी कलाई इतनी मजबूती से पकड़ी कि वो अपने हाथ को जुम्बिश न दे सका। अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। मेरी जान पहचान वाले कह रहे थे कि मैं इंस्पेक्टर को छोड़ दूं, बात न बढ़ाऊं। मैंने अचानक इंस्पेक्टर के होल्स्टर से रिवॉल्वर निकालकर उसकी पेशानी पर रखते हुए कहा, बोल बोल कि तू माँ की गाली वापस ले रहा है और मेरी माँ को अपनी माँ समझता है। वो जल्दी जल्दी बोलने लगा, मैं गाली वापस लेता हूँ और तुम्हारी माँ को अपनी माँ समझता हूँ। मैंने उसके मातहत से कहा, हथकड़ी खोलो। उसने बेचूं-चरा हथकड़ी खोल दी। मैंने तमाम मजमे को मुखातिब करते हुए कहा, मेरे बुजुर्गों और भाइयों, मैंने हथकड़ी इसलिए खुलवाई है कि मैं मुजरिम नहीं हूँ। अगर ये किसी मामले में मुझे तफ्तीश के लिए ले जा रहा है तो मैं कानून का एहतराम करते हुए इनके साथ थाने जा रहा हूँ और एक पुरअमन शहरी की तरह ये रिवॉल्वर वापस कर रहा हूँ। मैंने इंस्पेक्टर को रिवॉल्वर दे दिया। उसकी ऐसी तौहीन हुई थी कि वो किसी से नजरें नहीं मिला रहा था। चुपचाप गाड़ी की अगली सीट पर बैठ गया। सिपाही मुझे गाड़ी के पिछले हिस्से में ले आए। मैंने जिस अंदाज में खुद को कानून के मुहाफिजों के हवाले किया था, उसके नतीजे में लोग तालियां बजा रहे थे। उन तालियों के बायस भी पुलिस वाले सुबकी महसूस कर रहे थे। थाने पहुंचकर मुझे आहनी सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया। इंस्पेक्टर अपने चेहरे की मरहम पट्टी करवा रहा था। आधे घंटे बाद मुसल्ला सिपाहियों ने मुझे गन पॉइंट पर हवालात से निकाला, फिर थाने के अहाते में खड़ी हुई एक गाड़ी में बिठा दिया। उस गाड़ी का पिछला हिस्सा एक डिब्बे की तरह चारों तरफ से बंद था। वहां से बाहर का मंजर दिखाई नहीं देता था। वो गाड़ी वहां से चल पड़ी। मुझे अंदाजा था कि आसानी से रिहाई नहीं मिलेगी। वो इंस्पेक्टर अपनी तौहीन पर खून के घूंट पी रहा होगा। वो गाड़ी तकरीबन 3 घंटे तक चलती रही, फिर रुक गई। पिछला दरवाजा खुलने पर मैंने देखा हम सब गाड़ी समेत एक गोदाम में थे। उस गोदाम के एक गोशे में कई कमरे लकड़ियों से बने हुए थे। वो लोग मुझे एक कमरे में ले गए जहां इंस्पेक्टर एक मेज के पीछे बैठा हुआ था। जिसने मुझसे गन तैयार करवाई थी उसने कहा, अपनी जिंदगी चाहते हो तो बता दो वो गन और उसके सांचे कहाँ छुपाए हैं। मैंने कहा, मैं किसी गन और सांचों के बारे में नहीं जानता। तुम मेरी दुकान की तलाशी ले चुके हो। वो बोला, तुम बहुत जिद्दी हो, हम तुमसे उगलवा कर रहेंगे। हम तुमसे ज्यादा जिद्दी हैं। अगर बात नहीं बढ़ाओगे तो तुम्हें कुछ रकम भी दे दी जाएगी। मैंने कहा, मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं करता और ये गन जैसी चीजें बनाना कानून के खिलाफ है। इंस्पेक्टर ने कहा, तुमने मुझे जख्मी किया है। मैं तस्लीम करता हूँ कि मुझे गाली नहीं देनी चाहिए थी। तुमने सैकड़ों के मजमे में हथकड़ी उतरवा कर और मेरा रिवॉल्वर मुझे वापस करके खुद को बेकसूर और पुरअमन शहरी होने का सबूत दिया है। मैं तुम्हारी कदर करता हूँ और तुम्हें रिहा करता हूँ। इस रिहाई नामे को पढ़ो और इस पर दस्तखत करो। मैंने उस रिहाई नामे को तवज्जो से पढ़ा, फिर उस पर दस्तखत कर दिए। इंस्पेक्टर ने उस कागज को लेकर तह किया। उस वक्त 6 गुंडे क्लैशनकोफ और टीटी लेकर आए। उन्होंने अपनी गनों का रुख मेरी तरफ करते हुए कहा, दूसरे कमरे में चलो। दूसरे कमरे में पहुंचते ही पता चला कि वो उकूबत खाना है। वहां कैदियों को अजियतें देते वक्त जुल्म सितम की इंतहा कर दी जाती थी। वहां पहुंचते ही एक ने क्लैशनकोफ के दस्ते से मेरे सर पर जरब लगाई, दूसरे ने अपने क्लैशनकोफ का दस्ता मेरे पेट में मारा। मुझे संभलने का मौका नहीं दिया गया। मैं एक हमला करना चाहता तो 3-4 गुंडे बैक वक्त मुझ पर हमलावर हो जाते। उनमें से 2 ने मुझे गोली मारने की धमकी देकर मेरे पांव के पास फायरिंग की। उस धमकी का मतलब ये था कि मैं चुपचाप मार खाता रहूं, लेकिन मैं बाज आने वाला नहीं था। लहूलुहान होने के बावजूद किसी न किसी पर हमला करता रहा। मैं जख्मी शेर की तरह गरज रहा था। मेरा जिस्म और मेरा लिबास लहू से तर था। वो लोग मुझे इस बुरे हाल में लड़ते देखकर कुछ परेशान हो गए। उसी वक्त मैंने एक गुंडे से क्लैशनकोफ छीन ली। अब तो सभी के लिए जान का खतरा पैदा हो गया, जबकि मैं किसी की जान लेना नहीं चाहता था। लेकिन उनमें से एक ने गोली चला दी। वो गोली मेरे शाने के नीचे गोश्त में पैवस्त हो गई। मैं उछल कर फर्श पर गिर पड़ा। क्लैशनकोफ मेरे हाथों से निकल गई। गोली आर पार न हो और जिस्म के किसी हिस्से में पैवस्त होकर रह जाए तो पूरे जिस्म में जैसे आग भर जाती है। मैं तकलीफ की शिद्दत से बेहोश होने वाला था। उसी इंस्पेक्टर ने कहा, सुपरमैन की औलाद, अब मैं तुझे माँ की गालियां दे रहा हूँ, आ और मुझ पे हमला कर। उसने माँ की गाली दी। उस गाली ने मेरे अंदर ऐसा जलजला पैदा किया कि मैं नींद बेहोशी से अचानक हड़बड़ा कर बेदार हो गया। जोरदार आवाज में गरजता हुआ फर्श पर से उठने लगा। अंदर धंसी हुई गोली मेरे दिल के करीब अंगारे की तरह दहक रही थी। लेकिन जब जुनून तारी हो तो फिर आदमी होशो हवास से और तड़पा देने वाली तकालीफ से आरी और बिल्कुल बेहिस हो जाता है। मेरे सर पर सिर्फ एक ही जुनून सवार था कि मैं माँ की गाली देने वाले की जबान खींचकर उसे कुत्ते की मौत मार डालूं। मैंने अम्मी जान कहकर गरजते हुए इंस्पेक्टर की तरफ छलांग लगाई। उसी वक्त दाएं बाएं तरफ से क्लैशनकोफों के दस्तों से मुझ पर जरबें लगाई गईं। मैं औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। शाने में गोली की तकलीफ ने और शिद्दत इख्तियार कर ली। अब बेहोशी लाजमी थी। ऐसे वक्त उस शख्स ने माँ की गाली दी जो मुझसे गन बनवाने आया था।
मैं जैसे पागल हो गया। मैंने फिर गरजते हुए उठने की कोशिश की। कई गुंडे भी उसी तरह गालियां देते हुए अपनी गन्नों के दस्ते से मेरे सर पर और मेरे जिस्म के कई हिस्सों पर जरबे लगाने लगे। एक इंसान के अंदर जो गैर मामूली कुव्वत बर्दाश्त होती है वो कुव्वत जवाब दे गई। आंखों के सामने दिन की रोशनी बुझ गई, तारीकी ही तारीकी छा गई। फिर मैं उस तारीकी में अपने पहाड़ जैसे वजूद के साथ जाने कहां गुम हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।